नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप दिग्गज एनबीएफसी कंपनीज की। जी हां, आरईसी, पीएफसी और इरेडा। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि इनके शेयर बहुत तेजी से भाग रहे हैं और लगातार भागते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो क्या कारण है कि ये इतनी तेजी से भाग रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं? जी हाँ, इसका कारण है रिन्यूएबल एनर्जी। भारत का लक्ष्य है कि सन 2030 तक 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी तक पहुंचना है और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 24 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी इस सेक्टर में निवेश के लिए, जिसमें से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट और सरकारी बैंक से आएगा और बाकी का बचा हुआ 12 लाख रुपए ये तीन कंपनियां फाइनेंस करने वाली हैं, आरईसी, पीएफसी और इरेडा। आरईसी और पीएफसी ये ऑलरेडी 3 लाख करोड़ रुपए का प्लान बना चुकी हैं प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को देने के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अपने प्लांट्स लगाने वाली हैं और नए प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। और बात रही इरेडा की, तो इरेडा तो पिछले 36 सालों से ही रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करते ही आ रही है। तो ये तीनों कंपनियां, यही वजह है कि बहुत तेजी से भाग रही हैं और ये लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और फंडामेंटल और टेक्निकल चेक करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन कंपनी में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है या अभी हमें इनको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या कहते हैं इनके फंडामेंटल्स। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आरईसी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं और फंडामेंटल क्या कहते हैं। तो टेक्निकली ये कंपनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, फंडामेंटल इसका चार्ट भी बढ़िया है टेक्निकली। अब ये 100 डे पे और 50 डे पे हमेशा सपोर्ट लेती है डेमा पे। देखो, सबसे ऊपर वाली लाइन 50 डे की है, फिर 100 डे और फिर उसके बाद 200 डे की ये लाइन ग्रीन कलर की। ये हमेशा 50 डे पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है और ये मार्च की गिरावट में इसने 50 डेमा को ब्रेक किया है और उसके बाद फिर 100 डेमा पे इसने सपोर्ट लिया है। इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है 1 अप्रैल 2024, लाइव मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं इसको। और ये 50 डेमा को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ पर हमारी टेक्निकल तो पोजीशन बनती है, यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं इस शेयर को, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। आरईसी का जो मार्केट कैप है ना, करीब करीब 1,22,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 466 रुपए। बुक वैल्यू है 248 रुपए और पी चल रहा है 9। पी बहुत कम है इसका, बहुत कम, जबकि इंडस्ट्री का पी चल रहा है 16 और इसका खुद का पी है कंपनी का 9। बहुत सही चल रहा है। डिविडेंड यील्ड करीब करीब 2.25% के आसपास की है, बिल्कुल ठीक चल रही है, बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू है 10 की। फेस वैल्यू बहुत जरूरी है। सरकारी कंपनियों की फेस वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत अच्छा करते आ रही है कई साल से लगातार। मैं अभी इसका प्रॉफिट भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन इनके ऊपर डेट है, डेट टू इक्विटी 6.7। पर फाइनेंस कंपनियों में ना कभी डेट नहीं देखा जाता है, डेट ओके है क्योंकि ये पीछे से पैसा लेती हैं और आगे नए नए प्रोजेक्ट्स में नई नई कंपनियों को देती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनियों पर डेट टू इक्विटी नहीं देखा जाता। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट सन 2012 में मार्च में था करीब करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि 2023 में बढ़ के हो गया 11,000 करोड़ रुपए। बहुत अच्छा है ये चीज़ कि लगातार कंपनी साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी भी कंपनी की कंसिस्टेंसी बताती है कि कंपनी आगे भविष्य में क्या करने वाली है और ये लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, लगातार बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट। अब देखते हैं भरोसा, इन्वेस्टर्स का क्या भरोसा है इसके ऊपर। देखो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52% के आसपास है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एफआईएस और डीआईएस देखिए, एफआईएस की जो पोजीशन है ना, माइंड ब्लोइंग यार, 20% के आसपास की होल्डिंग लेके बैठे हैं, 20% से भी ज़्यादा की। और डीआईएस के पास 14% से भी ऊपर की होल्डिंग है। मतलब एफआईएस और डीआईएस को मिला दिया जाए ना तो लगभग 35% के आसपास की होल्डिंग तो केवल यही लेके बैठे हैं। एक 2.25 लाख करोड़ रुपए की कंपनी का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी का जो बड़ा स्टेक है ना, एफआईएस और डीआईएस लेके बैठे हैं। मतलब आप ये देख सकते हो एफआईएस और डीआईएस का कंपनी पे कितना भरोसा है और वो लगातार अब से नहीं, देखो 2021 से बड़ा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा करने वाली है। जो एफआईएस और डीआईएस है ना, इनका भरोसा है इस कंपनी पे। और जिस कंपनी के अंदर एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन अच्छी होती है ना, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी और टेक्निकल भी, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो स्ट्रांग होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। दोस्तों, ये हमने चार्ट निकाल लिया है पीएफसी का। अब देखते हैं पीएफसी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। पीएफसी भी बिल्कुल आरईसी की तरह ही है, हमेशा 50 डेमो पे सपोर्ट लेते हुए आगे जाती जा रही है और ये केवल मार्च में सभी कंपनियों ने अपना 50 डेमा को ब्रेक किया है और मैक्सिमम 100 डेमा को भी ब्रेक किया है। इसने 50 डेमा को ब्रेक किया, 100 डेमा को ब्रेक किया और उसके बाद 100 डेमा के ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर चल रहा है। इस वक्त लाइव मार्केट चल रही है और लाइव मार्केट में ये 100 डेमा के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर इसके अंदर पोजीशन बनती है, हम 100 डेमा के ऊपर सपोर्ट बना सकते हैं, मतलब अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। तो टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं इसकी कंपनी का मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप है ये 1,32,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 403 रुपए, बुक वैल्यू है 283 रुपए। और देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पीई
इतनी बढ़िया कंपनी है, इसका मैं एक प्रॉफिट दिखाऊंगा आपको। कंपनी का पी केवल 7 चल रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ती कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती, मतलब इससे सस्ती मिल नहीं सकती, बहुत मुश्किल से मिलती है इससे सस्ती कंपनियां। डिविडेंड यील्ड 3.25% के आसपास है और फेस वैल्यू है 10। मतलब भाई साहब, जो ये सरकारी कंपनी आज इन रेटों पे मिल रही है ना, ये भविष्य में दोबारा मिलने वाली नहीं है आपको। और ये देखना, ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत बढ़िया। ROCE और ROE बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट इन कंपनियों पर देखा नहीं जाता है। तो अब हम चलते हैं सीधा प्रॉफिट्स पे इसके। देखो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था इसका। देखो 3000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था सन 2012 में, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ हो गया। मतलब देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है इनका प्रॉफिट। मतलब ये कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। यही कारण है कि 3000 करोड़ से 21,000 करोड़ तक पहुंच गई है कंपनी मात्र 10 सालों के अंदर। मतलब मल्टीप्लाई करते जा रही हैं अपने पैसे को। जो भी इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं उनको पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है बहुत तेजी से। अब देखते हैं इन्वेस्टर्स का कितना भरोसा है इसके अंदर। देखो FIS की पोजीशन क्या चल रही है, लगभग 18% के आसपास, और 17.5% DIS। मतलब 35% के आसपास, जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट रैप रखने वाली कंपनी है, उसमें करीब 35% के आसपास तो FIS और DIS की होल्डिंग ही है। तो इससे आपको पता चल सकता है, अंदाजा लग सकता है कि कंपनी में जो मोटे दिग्गज लोग हैं ना, जिन्होंने मोटा स्टेक लिया हुआ है, उनका कितना भरोसा है इन कंपनियों पर। ये कंपनियां भाई साहब बहुत बढ़िया करने वाली हैं, इसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा भाग चुकी है तो अब इसके अंदर लेना है या नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं और फंडामेंटल भी आपको मैंने दिखा दिए हैं। तो कंपनी कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर नहीं है और बहुत अच्छा करने वाली कंपनी है भविष्य में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। अब हमने चार्ट खोल लिया है इरिडा का। इरिडा अभी कुछ दिनों पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हुई है ये कंपनी। तो इसका एक बड़ा चार्ट तो हमें नहीं मिलेगा, मैंने 1 डे का इस पे कैंडल पे चार्ट निकाला हुआ है। 50 डेमा की इस पे हमने ये देख लिया कि हमें 50 डेमा की सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कंपनी 50 डेमा से नीचे चल रही है। जब तक ये 50 डेमा के ऊपर नहीं आ जाती है और सस्टेन नहीं करती है, तब तक हम इसके अंदर अपनी पोजीशन नहीं बना सकते, ठीक है ना। हमें टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए होती है और सही पोजीशन बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये 50 डेमा को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, टेक्निकली हमारी पोजीशन वहाँ पर नहीं बनती है। चलो अब देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। लगभग 38,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी है। इसका प्राइस चल रहा है 141 रुपये, बुक वैल्यू अभी शो नहीं हो रही है। और इसका पी थोड़ा सा ज़्यादा है, 43, पी बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री का पी चल रहा है 16 और इसका चल रहा है 43, लगभग 3 गुना ज़्यादा है अपने इंडस्ट्री के पी से, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। फेस वैल्यू इसकी अच्छी है 10, फेस वैल्यू में नो डाउट 10 बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ी वैल्यूएशन के हिसाब से ना मुझे थोड़ी सी महंगी दिखती है ये कंपनी। जैसे आपने देखा कि REC PFC बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाती है, बहुत अच्छे कर रही हैं कंपनियां, लेकिन उनकी जो फेस वैल्यू है ना, जो उनका PE है ना, PE रेशो है, वो 10 से कम चल रहा है। और जबकि ये कंपनी उनसे कंपनी मार्केट में छोटी भी है और इतना ज़्यादा अच्छा करती भी नहीं है, अभी उनके मुकाबले तो इतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इसका PE जो है ना, वो उनसे 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा महंगी है कंपनी। अब देखते हैं इसके प्रॉफिट्स क्या है। 2020 में 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अब 2022 में देखो 250 करोड़ के प्रॉफिट से ये 800 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच चुकी है ये कंपनी। प्रॉफिट तो अच्छा कमा रही है नो डाउट, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी सी महंगी मुझे दिखाई देती है कंपनी। और अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर्स के पास करीब 75% के आसपास इसका स्टेक है और FIS के पास करीब 2.25% और DIS के पास करीब 4.25% के आसपास इसकी होल्डिंग है। क्योंकि अभी कंपनी कुछ दिनों पहले ही रजिस्टर्ड हुई है, तो FIS और DIS की इसमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी पोजिशन है। पब्लिक का इसके अंदर स्टेक ठीक ठाक है, पर पब्लिक से हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हम खुद पब्लिक हैं। तो अभी जो मेरा एनालिसिस कहता है कि REC, PFC और इरिडा में से REC और PFC का वैल्यूएशन बहुत कम है, वो कंफर्ट जोन में चल रही है और वो सस्ती भी है इस वक्त। लेकिन इरिडा थोड़ी सी वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ी सी महंगी दिखाई देती है, तो मैं पहले और दूसरे नंबर पर रखूंगा REC और PFC को, और तीसरे नंबर पर रखूंगा मैं इरिडा को। और मैं राय दूंगा कि अभी इरिडा को थोड़े दिनों तक होल्ड किया जाए, अभी इसमें इन्वेस्ट ना किया जाए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कंपनी अच्छा नहीं करेगी, कंपनी अच्छी है और आगे भी अच्छा करेगी, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी थोड़ी सी मुझे महंगी दिखाई देती है। और REC और PFC मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कंपनी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों आज हमने तीनों कंपनियों का एनालिसिस किया, REC, PFC और इरिडा, जिसमें से REC और PFC बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, इसके अंदर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
बहुत अच्छी कंपनी है और आगे आने वाले समय में भी ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पोजीशन, जब तक समय ना आए ना तब तक अपनी पोजीशन नहीं बनानी होती है। कंपनी जहां पर रेस्पेक्ट देती है ट्रेंड लाइन को या मूविंग एवरेज को, हमें वहीं पर अपनी पोजीशन बनानी होती है। मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। ज़्यादातर जो कंपनियां अच्छी चलती हैं ये इन मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती हैं। तो जब भी ये इन मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेती है तो हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। ये फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से करेक्ट है। और दूसरा, थोड़ा सा अपने लालच पे लगाम रखिए। जब तक कोई सपोर्ट ना आए ना उससे पहले से ही एंट्री मत बनाना। अगर आप ऐसा बनाते हो तो इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे PSU बैंक्स की। PSU बैंक्स भी बहुत अच्छे हैं वैल्यूएशन वाइज, और मैं आपको बताऊंगा कि PSU बैंक में से भी कौन सा वो वाला बैंक है जो आपको देने वाला है बहुत अच्छा प्रॉफिट, और वो मल्टीबैगर बनने वाला है। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ, और हाँ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से थोड़ा सा बूस्ट मिलता है हमें। तो मिलते हैं ना अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की, जय श्री राम।